नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और आज के वीडियो में हम समझेंगे किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। किसी भी स्टॉक के एनालिसिस की शुरुआत होती है कुछ सिंपल से रेशोज से, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो या प्राइस टू बुक रेशो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ये प्राइस टू अर्निंग रेशो होता क्या है, कितना होना चाहिए और इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है। कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने सारे ऑप्शंस एनालाइज करता है और उसी में इन्वेस्ट करता है जहां पर उसे सबसे ज़्यादा फायदा हो। आखिर क्यों किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और क्यों ना एफडी में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि ये कंपैरिजन कैसे होता है। और हम स्टार्ट करते हैं ये पी रेशो को समझना एक एफडी से। तो हम कोशिश करेंगे एक एफडी का पी रेशो निकालने की। तो अब हम वैल्यूएट करने वाले हैं एक एफडी को और इसको हम कंपेयर करेंगे अपने स्टॉक्स के साथ। और अगर हमें लगेगा कि हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन एफडी से बेटर है तो हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम एफडी में ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एफडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका इंटरेस्ट रेट। हम मान लेते हैं कि अभी हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा एफडी में वो होगा 7% और जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे वो होगा 100, यानी कि हर साल हमें 7 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो अर्निंग हो गई हमारी 7 रुपये और हमारी प्राइस हो गई 100। और जब इसी प्राइस को अर्निंग से डिवाइड किया जाता है तो इसी रेशो को बोला जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो हमारी एफडी के लिए जो हमारा रेशो हो गया वो हो गया करीब 14 का। तो हमने अभी करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक पी रेशो निकाल दिया है जो कि हुआ हमारा बेस पी रेशो एफडी के लिए, यानी कि वो हो गया है 14। तो अब अगर हमें ऐसी कंपनीज मिले जो सिमिलर प्रॉफिट्स हर साल कमाएं, यानी कि उनका पी रेशो अगर 14 है तो वो इक्वल हो जाएगा एक एफडी में इन्वेस्ट करने के बराबर। और अगर हमें ऐसी कंपनीज मिलती है जिनका पी रेशो 14 से कम है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, और अगर 14 से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए महंगी हो सकती है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जानने की बात यह है कि बेस जो पी रेशो हमने निकाला है वो करंट बॉन्ड यील्ड या फिर करंट जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर करंट इंटरेस्ट रेट हमारा 5% होगा तो वो जो हमारा बेस पी रेशो होगा वो 20, और अगर करंट इंटरेस्ट रेट 10% होगा तो जो बेस पी होगा वो 10 होगा। बट ये वाला जो मॉडल था ये बहुत सिंपलिस्टिक है, क्योंकि ये सिर्फ तभी काम करता है जब अर्निंग हमारी कांस्टेंट है, यानी कि हर साल जब हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल हमें 7 रुपये ही मिलेंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन स्टॉक्स या कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी अर्निंग्स ज़्यादा या कम हो सकती है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट कि अर्निंग्स आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है या घटने वाली है, उस हिसाब से हम किसी कंपनी को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कम पी या ज़्यादा पी देने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो समझते हैं ये कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे मेन जो फैक्टर है कि किसी कंपनी को हम 14 से ज़्यादा पी पे भी खरीदने को रेडी है, वो होती है ग्रोथ। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि कंपनी चाहे आज, जैसे फॉर एग्जांपल एफडी हमें हर साल 7 रुपये देगी, लेकिन कोई दूसरी कंपनी है जो आज हमें 2 रुपये ही देगी, लेकिन हर साल वो धीरे धीरे अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ाती रहेगी इस स्पीड से कि वो 7 को भी ओवरटेक कर जाएगी। तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो एफडी से ज़्यादा मिलेंगे। करेक्ट। तो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ग्रोथ का, जितनी ज़्यादा ग्रोथ उतना पी। ठीक है, तो जनरली मार्केट में एक फार्मूला चलता है कि अगर कोई कंपनी 25% हर साल ग्रो करती है तो उसके लिए 25 का पी भी अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो 50 या 100 के पी पे भी मिलती है। मोस्टली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ग्रोथ पे। अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाली है कि कंपनी के प्रॉफिट 10 गुना 20 गुना हो जाएंगे तो कोई भी पी जस्टिफाई हो सकता है। तो पॉजिटिव में हो गया ग्रोथ। दूसरी चीज़ हो गई कि प्रमोटर्स ट्रस्ट, यानी कि जो उस कंपनी के ओनर्स हैं, अगर उनका नाम अच्छा होता है, उन पे ट्रस्ट होता है, तो लोग कंपनी को
प्रीमियम देते हैं, यानी कि अगर लोग एनालाइज करके देखें कि नहीं यार इस कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20 होना चाहिए, लेकिन वो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उसको थोड़ा प्रीमियम देते हैं कि नहीं 20 की जगह अगर 25 पी पे भी मिल रही है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसी तरह से होता है ब्रांड या फिर किसी का सेक्टर का आउटलुक। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस का आजकल बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो कोई भी कंपनी अगर इस सेक्टर से होगी तो उसको ज़्यादा पी दिया जाएगा। या दूसरी चीज़ होती है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी कि हर साल जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती है, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट होता है उस तरह से। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है तो उसकी वजह से भी उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज़्यादा हो सकता है। और नेगेटिव्स की तरफ देखते हैं कि किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल उससे कम क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि इक्विटीज़ जो होती हैं स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो अपने आप में ही रिस्की होते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एफडी में हमें गारंटी होती है कि 7% हर बार मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है या कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इक्विटी में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, अब क्या हो जाए, ठीक है। और उसी तरह से इंडस्ट्री के भी रिस्क होते हैं। जिस भी इंडस्ट्री में वहाँ पे अगर कोई आउटसाइडर प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हुआ, तो हमारे पैसे अटक सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल और भी कम हो। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनका प्रॉफिट्स आज तो अच्छा है, आज चाहे वो 8 या 10% मतलब यील्ड देते हो या उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10 का हो, लेकिन मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका फ्यूचर में भी इसी तरह से प्रॉफिट्स आते रहेंगे हमेशा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर। लेकिन हमने एक बेस पी निकाल दिया है कि 14 या 15 एक ऐसा प्राइस अर्निंग मल्टीपल है जहाँ पे हम किसी स्टेबल कंपनी को खरीदने पे सोच सकते हैं। लेकिन जो बात समझने की ये है कि सिर्फ प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना या ना करना डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक स्टार्ट होता है कि हमें एक रेंज मिल गई है कि 15 के आसपास अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल हो और कंपनी के प्रॉफिट्स पे हमें कॉन्फिडेंस है कि वो ग्रो करेंगे, तो हम किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स पे कितना भरोसा है, इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है। ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से एनालाइज नहीं किए जा सकती। कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। बट प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक शॉर्टकट है जिसको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो हम आसानी से किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट उसमें उस एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और रेशो होता है, वो होता है प्राइस टू बुक रेशो, यानी कि बुक यानी कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की जो साइज़ है उस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन लगाया जाता है। तो मतलब जैसे कि फाइनेंशियल्स जो होते हैं, जैसे कि बैंक्स, जिनके पास सिर्फ यही काम है कि उनके पास जितना पैसा है उसमें से वो लोन देंगे और फिक्स डिपॉजिट्स मैनेज करेंगे, तो उनका जो वैल्यूएशन होता है वो प्राइस टू बुक से भी निकाला जाता है। वो एग्जांपल के लिए HDFC बैंक जो है वो ट्रेड होता है कि उनके पास जितनी बड़ी बुक है, जितने लोन्स हैं या जितने डिपॉजिट्स हैं, उसको 2 टाइम्स कर दिया, उस हिसाब से भी वैल्यूएशन निकाला जाता है। इस तरह से बहुत सारे वैल्यूएशन के रेशोज़ होते हैं, बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, लेकिन एक शुरुआत करने के लिए प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल में एक स्टॉक को लेंगे और उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे मेरे तरीके से और निकालेंगे रिज़ल्ट कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन से स्टॉक का एनालिसिस आप पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।